हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे 5.2 से आगे, यानी कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से। वी सॉ above that the cell has special components called organelles. And how is a cell organized? ठीक है, तो अभी तक हमने देखा we saw above that cell has special components called organelles, यानी कि जो सेल हैं वो भी सिंगल यूनिट नहीं, वो भी सेल ऑर्गेनल से बने। एंड हाउ इज द सेल ऑर्गेनाइज्ड, और जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, ये अभी तक हमने देखा। ठीक है, इसके आगे लिखा है if we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. ठीक है, तो अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं किसी भी सेल को, तो हर सेल के अंदर तीन फीचर्स हैं जो बड़े ही कॉमन। ठीक है, और वो तीन फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो तीन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं उन तीन फीचर्स में से कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे आता है न्यूक्लियस, और तीसरे नंबर पे आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स फाउंड इन एवरी सेल। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर थ्री मेन फीचर्स फाउंड इन एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन हमें मिला और उसका आंसर भी हमने फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड interactions of the cell with its environment are possible due to these features, and let us see how. तो ये जो तीन फीचर्स हमने बात की अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसी की वजह से सारी एक्टिविटीज हैं और सारे इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि बिना इन तीन फीचर्स के कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, तो तीन में से जो नंबर वन है हम उसे ले लें पहले, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल। ठीक है, तो लिखा है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है वो भी एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्यों? क्योंकि इट अलाउ सर्टेन मटेरियल टू कम इन एंड गो आउट। तो कोई भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता। कुछ सर्टेन मटेरियल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलेक्टिव है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। पहला क्वेश्चन, एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कैसे है, ये आगे हमें दे रखा है।
तो इन क्वेश्चंस को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, और दूसरा है हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। तो सबसे पहले है सम सब्सटेंसेस like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion। डिफ्यूजन तो आपको पता ही होगा कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं नेचुरली, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, इसके आगे है वी हैव स्टडीड the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration। मतलब ये है कि सपोज अगर हमारे आसपास कहीं स्मोक है, धुआं है, तो वो धुआं जहां पे होगा वहां से वो डिस्पर्स होना शुरू होगा, यानी कि जहां धुआं है वो वहां से दूर जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे बैलून है हमारे पास, तो जैसे ही बैलून को अगर हम नेडल से बर्स्ट करते हैं तो उसके अंदर की जो एयर है वो सारे में स्प्रेड हो जाएगी, यानी कि वो सारी की सारी एयर जो कैप्चर थी वो एक साथ मिक्स हो जाएगी, और वो भी नेचुरली, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ आया? ओके, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है sometimes similar to this happens in cells, which for example some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell in the cell's external environment. The concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell। ठीक है, तो जब सेल के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती है तो उस टाइम पे CO2 जनरेट होती है, और CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे उसका एक्यूमुलेशन सेल के अंदर बढ़ता है तो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जबकि सेल के बाहर कम है। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो CO2 है वो सेल से बाहर आ जाता है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन है जिसकी वजह से CO2 बाहर आता है। आगे लिखा है कि सिमिलरली O2 O2 enters the cell by the process of diffusion। When the level or concentration of O2 inside the cell decreases, thus diffusion play an important role in the gaseous exchange between cells as well as the cell and its external environment। यानी कि जो डिफ्यूजन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जितनी भी गैसेस एक्सचेंज है उनमें। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपने अभी से याद करना शुरू कर देना है। ठीक है, क्या याद करना है? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको याद करना है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ
selectively permeable membrane is called osmosis. ये है डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है ये? ऑस्मोसिस की। तो आप देख सकते हैं कि आपकी बुक के चैप्टर नंबर 59 में है ये लास्ट में, और सिर्फ ऑस्मोसिस नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज यानी कि 60 नंबर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये याद करनी होगी, करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी ड्यूरिंग रीडिंग मैं आपको बताऊंगा, और अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे अच्छे से समझें, जिससे कि एग्जाम में आप वो सब लिख पाए। ओके, कम टू द पॉइंट। So we are here, the movement. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards higher solute concentration. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर जाएंगे या सेल के बाहर जाएंगे, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वाटर के अंदर क्या चीज डिसॉल्व। ठीक है, यानी कि जो डाइल्यूटेड फॉर्म है वो सेल के अंदर है या सेल के बाहर। ठीक है, ओके, इसके आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल or a plant cell into solution of sugar or salt in water। तो अगर हमने शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लांट सेल या एनिमल सेल को रखा तो क्या होगा? वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हाई? क्योंकि अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म है और बाहर कंसंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अब मैं 3 और डेफिनेशन बताने वाला हूं, उनको आपने ध्यान से समझना है और उनको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तो ये जो 3 चीजें हैं ये बेसिकली 3 डेफिनेशन थी। तो इन तीनों डेफिनेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 देखिए, तो जो नंबर 1 डेफिनेशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि डिफाइन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप क्या लिखने वाले हैं? आप इसमें लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis and such a solution is known as hypotonic solution। समझा? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पानी के अंदर एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखा तो सेल विल गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, और ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters the cell is likely to swell up। ठीक है, हालांकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दोनों तरफ से पास होंगे, यानी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो टुवर्ड्स इनसाइड, जिसकी वजह से जो सेल है सेल विल स्वेल, यानी कि सेल फूल जाएगा। समझ आया? भाई पानी अंदर जाएगा तो सेल तो फूलेगा नहीं, है ना? ओके, आगे देखते हैं। आगे जो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है वो क्या कहती है?
वो कहती है हाइपोटोनिक के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है दैट इज आइसोटोनिक। ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन में जो आपकी लैंग्वेज होने वाली है या आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो होगी, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. यानी वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो विद इन अ सेल और आउटसाइड द सेल इज सेम। और अगर ऐसा है तो जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो इक्वली रहेगा, मतलब जितना अंदर जाएगा पानी उतना ही सेल के बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। तो ये दूसरे नंबर का था। तीसरे नंबर से पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट, द सेल विल स्टे द सेम साइज। मतलब ना तो सेल स्वेल करेगा और ना ही सेल श्रिंक करेगा, ना तो पानी अंदर गया और ना पानी बाहर गया। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लेट अस सी। तो जो आगे है वो लास्ट टाइप का है, जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि ये तीन तरीके के हैं। So this is the third one, and the third one is hypertonic solution. अब hypertonic solution क्या है, चलिए एक बार पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं what is hypertonic solution। लिखा है, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution। ठीक है, तो अगर जो वाटर सॉल्यूशन है बाहर का वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि वो नमक मिला हुआ इसमें चीनी मिली हुई है, तो उसकी वजह से जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो वाटर है वो सेल से बाहर है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि उसमें सॉल्ट का या शुगर का या जो दूसरे मटीरियल है उनका कंसंट्रेशन ज्यादा, वाटर का कम है, ये याद रखना। क्योंकि अगर वाटर ज्यादा होता तो फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता, लेकिन वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, इसलिए वाटर सेल के अंदर से बाहर आ जाए, यानी सेल विल श्रिंक। यस, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट this time more water leaves the cell than enters it, therefore cell will shrink, and thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे हमने तीन मेन फीचर्स सीखे, कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमने डिफ्यूजन सीखा, उसके बाद हमने ऑस्मोसिस सीखा और उसके बाद हमने तीन तरीके के सॉल्यूशन सीखे, तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, और अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है हमारी ये बेस्ड है इन्हीं तीनों टाइप के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या लिखा है। लिखा है ऑस्मोसिस विद एन एग, एक एग के साथ ऑस्मोसिस करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रिमूव द शेल
of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. The shell is mostly calcium carbonate. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट. A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? अब क्योंकि प्योर वाटर में डालोगे तो प्योर वाटर में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सेल विल गेन वाटर. एग क्या है, एक सेल है, तो सेल में पानी जाएगा. जब सेल में पानी जाएगा तो एग डेवलप हो जाएगा, एग फूल जाएगा. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, बी पार्ट पढ़ते हैं इसका. बी पार्ट लिखा है कि place a similar D-shelled egg in a concentrated salt solution and observe for 5 minutes. The egg shrinks while water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. ठीक है, अगर हम उसी टाइप के एग को, जिसका ऊपर वाला शेल, व्हाइट वाला जो शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको अगर हटा देते हैं, उसे सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एग के अंदर का पानी बाहर आ जाए. आपको पता ही है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी 70% वाटर. तो इसी तरीके से हर सेल के अंदर जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो वाटर की है. तो एग के अंदर भी वाटर है. जैसे ही एग को आप सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन से वाटर एग के अंदर नहीं जाएगा, एग के अंदर वाला जो पानी है वो बाहर आएगा और वो सॉल्ट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेगा. समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं. तो आगे लिखा है we can also try similar activity with dried raisins और apricots. तो इसी तरीके का काम हम रेजिन्स और एप्रिकॉट्स के साथ भी कर सकते हैं. वही होगा, अगर आप हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में डालेंगे तो दे विल स्वेल अप, और अगर आप लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में डालेंगे सिंपल. तो एक बार पढ़ लेते हैं छोटी सी एक्टिविटी. लिखा है पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम. Then place them into a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following. Each gains water and swells when placed in water. However, when placed in the concentrated solution, it loses water and consequently sinks. तो ये बात तो क्लियर हो, ठीक है. यानी कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल विल गेन वाटर, और अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल विल लूज वाटर. ये तो अब क्लियर है. आगे देखते हैं. आगे लिखा है, देखिए आगे लिखा है unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. तो ये ऑस्मोसिस के कुछ और एग्जांपल देना, जैसे जो रूट्स हैं प्लांट की वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करती हैं, और जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर गेन. ठीक है, आगे लिखा है thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तो है ही,
इसके साथ साथ दूसरे मैकेनिज्म भी हैं जिसके थ्रू सेल न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहा है एनवायरमेंट से। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल and it is made up of organic molecule called lipids and proteins। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो आंसर होगा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। तो पढ़ते पढ़ते सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ सामने आ रही। तो यही सारी इंफॉर्मेशन लेके आपने एग्जाम में जाना है और फिर आपके साथ कोई दिक्कत आने वाली नहीं। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। क्योंकि हमें पता है कि जो सेल है वो itself a माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब सेल के अंदर का अगर पार्ट आपने देखना है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, तो वो तो बहुत ही छोटा होगा, तो उसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से कभी नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए हमें सर्टेन टाइप का माइक्रोस्कोप, और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है, तो इसको भी मैं हाईलाइट करके बता देता हूं। दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कोई भी सेल ऑर्गेनल अगर आप देखना चाहते हैं तो यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ध्यान से सुनो, याद रखो, जिससे कि एग्जाम में लिख पाओ। ओके, क्योंकि हमारा काम है, हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स। ओके, ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। आगे लिखा है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enable the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such process also known as endocytosis। ये लीजिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड और एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज दैट, एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, या डिफाइन एंडोसाइटोसिस, या हाउ द सेल, या अमीबा ले सकते हैं सर, हाउ अमीबा गेट्स इट फूड, या व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू विच अमीबा गेट्स इट फूड। तो ऐसे किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, और आंसर क्या होगा इसका, एंडोसाइटोसिस। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, देखो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां से शुरू होगी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो, यहां तक पूरा ले लेते हैं, और नीचे वाली लाइन में यहां तक आ जाएगी। ये देखिए एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये होगी हमारी पूरी डेफिनेशन। क्लियर हो गया, तो ये है डेफिनेशन पूरी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। आगे लिखा है कि अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलनी है। एक छोटी सी एक्टिविटी है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी में लिखा है टू फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विथ योर टीचर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसे हमें उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी,
फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी, अगर मिल जाते हैं, नहीं तो इंटरनेट तो है, जिस करते हैं विद योर। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बताया काफी कुछ, और इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले खुद ट्राई करें, और अगर आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं हूं ना। ओके, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जैसे कि हम अलग ही रखते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन और आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ चैप्टर पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, चैप्टर के बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम साथ ही साथ करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो यही ओवर करेंगे, क्योंकि काफी बड़ी होने वाली है ये वीडियो, तो इसे हम और बड़ी नहीं करना चाहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।